हेलो डियर फ्रेंड्स, प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? कैसी चल रही है आपकी सीजीएल की तैयारी? टारगेट कर रहे हैं हम लोग सीजीएल 2024। इसी बार सिलेक्शन लेना है, तो इसी अंतिम तैयारी को अंतिम रूप देने के लिए मैं आपके साथ, आपका इंग्लिश का एजुकेटर, फिर से आ गया हूं आपके साथ। शुरू करने जा रहा हूं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और मॉक टेस्ट का सेगमेंट। 2 प्रीवियस ईयर पेपर, 1 मॉक टेस्ट, इस पैटर्न पे हम लोग चीजें डिस्कस कर रहे हैं। तो एक प्रीवियस ईयर पेपर आपसे लास्ट टाइम डिस्कशन हुआ था, आज सेकंड प्रीवियस ईयर पेपर एक और लेकर के आया हूं आपके साथ। तो फटाफट जुड़ जाइए, शुरू कर लेते हैं सेगमेंट अपना ये। और तैयारी जो आप कर रहे हो एग्जाम के लिए, देखो एग्जैक्टली कैसी चीजें एग्जाम में आनी है, उनका सबसे बेहतर अगर आपको एक्सपीरियंस लेना है तो बोला जाता है कि वो बेस्ट सोर्स है आपके लिए प्रीवियस ईयर पेपर। तो यहां भी जो प्रीवियस ईयर पेपर हम्म जो प्रीवियस पेपर आपके लिए जो भी आ रहा है बेटा, वेरी गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, सभी का स्वागत, वेलकम। जो भी प्रीवियस पेपर आपके लिए आ रहे हैं वो ये ध्यान रखना कि बिल्कुल लेटेस्ट पेपर हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं। तो लेटेस्ट पेपर की अगर बात कर रहे हैं, यानी जो पेपर आएगा आपके, ऑब्वियसली जो लास्ट हुआ था ये 2023 में, तो 18 जुलाई का पेपर है ये। और बात कर रहे हैं 4 शिफ्ट में पेपर होता है, तो शिफ्ट फर्स्ट का प्रीवियस पेपर जो है वो अभी हम लोग डिस्कशन करने जा रहे हैं। हाँ, लेटेस्ट इसीलिए ले रहा हूँ ताकि बिल्कुल एग्जाम का जो पैटर्न, अभी सबसे लास्ट पैटर्न जो चल रहा था, सबसे लेटेस्ट पैटर्न जो चल रहा था, उसी पे डिस्कशन करें। लास्ट एग्जाम से ही उसकी हेल्प सबसे अच्छी हो सकती है। अच्छा, टॉपिक्स को लेकर के एक पॉइंट आपको ज़रूर बता दूं कि अगर आपके टॉपिक्स अभी कवर अप नहीं है या कोई भी ऐसा टॉपिक, देखो ओवरऑल इंग्लिश का सिलेबस जो है ना वो काफ़ी ब्रॉड है। कई ऐसे टॉपिक्स हैं जो आपने पढ़े हैं बट हो सकता है उनको लेकर के कोई कंफ्यूजन या डाउट हो। कई ऐसे टॉपिक्स हो सकते हैं जिनके बारे में हो सकता है आपने नहीं पढ़ी हो चीज़ें। वो सारा का सारा सॉल्यूशन आपके सामने अभी यहाँ पर प्रेजेंट है हमारी स्क्रीन पर। इंग्लिश का एसएससी का फाउंडेशन बैच, एक ऐसा बैच जिसमें बहुत मेहनत करी गई है आपके लिए हर एक टॉपिक को आसान बनाने के लिए। मतलब नाउन प्रोनाउन बेसिक टॉपिक से लेकर के कॉजेटिव वर्ब तक का, जिसको मैं थोड़ा सा इन्फिनेटिव जेरंड, जिसको एडवांस वर्जन हम लोग बोल सकते हैं ग्रामर का, वो सब का सब पार्ट यहाँ पर अच्छे से कवर अप किया गया है और डिटेल में किया गया है। मतलब एक ऐसा बैच जिसको करने के बाद आपको किसी और बैच की ज़रूरत नहीं पड़ने वाली, ना कहीं आपको भटकने की ज़रूरत पड़ेगी। क्वेश्चंस जो आप सॉल्व करोगे वो रीज़न के साथ कर पाओगे, कॉन्फिडेंस आएगा आपको, और ये भी प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो जाएगी। जैसे आप बोलते हो ना कि सर पहले कभी इंग्लिश नहीं पढ़ी, मतलब वीक है इंग्लिश। बहुत सारे स्टूडेंट्स अक्सर ये बोलते हैं कि सर इंग्लिश में प्रॉब्लम रहती है, समझ में नहीं आती, रीज़न नहीं पता होता कि ठीक है रटने तो कितनी चीज़ें हम लोग रट सकते हैं आखिर। तो रटने का सोल्यूशन ये है कि चीज़ों को समझ लिया जाए, और उसी के लिए मैं यहाँ पर आपके साथ ये सारे के सारे पॉइंट्स लेकर के आया हूँ। आज भी हम लोग जब करेंगे एक्सरसाइजेस या प्रीवियस पेपर, तो आप ये नोटिस करना कि कैसे मैं चीज़ों को एक्सप्लेन कर रहा हूँ। कॉन्फिडेंस तभी आएगा बेटा जब आप चीज़ों का रीज़न जानोगे या पढ़ी हुई चीज़ें आपको मिलेंगी, और पढ़ी हुई भी ऐसी चीज़ें जो सही चीज़ें पढ़ी होंगी। ठीक है ना? तो टॉपिक्स यहाँ से कवर अप हो जाएंगे। जस्ट 499 का है, 1 ईयर की वैलिडिटी है, आराम से आप सीख सकते हो, कोई प्रॉब्लम इसमें आपको नहीं आएगी। वोकैब इम्प्रूवमेंट, कैसे इम्प्रूव करें, आइडियम्स एंड फ्रेजेस, एंटोनिम सिनोनिम, कॉम्प्रहेंशन का पोर्शन, मतलब पैसेज कैसे अटेम्प्ट करें, क्लोज टेस्ट, रीअरेंजमेंट। केवल ये नहीं कि बस सॉल्व करके दिखा दिया, रीजन मैंने तरीके तक बताए हैं कि कैसे आप इन चीज़ों को अटेम्प्ट कर सकते हैं इस बैच में। ठीक है ना? तो अगर टॉपिक से रिलेटेड प्रॉब्लम है तो आप ये बैच ज्वाइन कर लो, प्रैक्टिस इसमें भी मतलब भर की है। लेकिन अगर आपके टॉपिक्स कवर्ड हैं और केवल प्रैक्टिस चाहिए, पॉलिशिंग चाहिए है केवल, तो टॉपिक वाइज प्रैक्टिस, मॉक पेपर और कॉन्सेप्ट, इन तीनों का सोल्यूशन है आपके लिए ये टारगेट बैच। इंग्लिश का टारगेट बैच सिर्फ 199, मतलब 6 मंथ्स वैलिडिटी के साथ, जस्ट 199 में। और अगर आप पूरा का पूरा कंबाइंड बैच चाहते हो, मतलब सिर्फ इंग्लिश नहीं ओवरऑल बैच चाहते हैं, तो ये आपके सामने मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश, जीके कंबाइंड पैकेज भी आपके लिए अवेलेबल है, जस्ट 799 फॉर 6 मंथ्स। ठीक है ना? तो एप्लीकेशन आपको डाउनलोड करना पड़ेगा प्ले स्टोर से, क्विक ट्रिक्स बाय साहिल सर, इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए और आसानी से आप अवेल कर सकते हो। आप जो भी बैच हमारा लेना चाहें वो आपको मिल जाएगा। ठीक है?
चलो शुरू कर लेते हैं आज का अपना ये सेगमेंट। छोटी छोटी चीज़ें हैं, इन्फॉर्मेशन है, और शुरू करने से पहले ही आपसे बोलूँ प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर कर लीजिएगा। आपका सपोर्ट हमें मिलता रहता है, हमारे लिए मोटिवेशन का काम करता है ये, ठीक है ना। चलो शुरू कर लेते हैं फिर सेगमेंट आज का अपना ये। देखो क्वेश्चन नंबर 1, पहला क्वेश्चन क्या दिया है, मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन दैट कैन सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइन वर्ड इन द गिवन सेंटेंस। सब्स्टिट्यूट कर रहा है, इसका मतलब डायरेक्टली नहीं पूछ रहे हैं बट इनडायरेक्टली पूछ रहे हैं आपसे सिनोनिम। अब ये चीज सबसे पहले डिसाइड करना। देखो मैं पहले क्वेश्चन पे नहीं गया, पहले मैंने समझा कि क्या चीज करनी है। मेंटली प्रिपेयर हो जाओ आप कि आपको इस क्वेश्चन में क्या ढूंढना है, क्या देखना है, क्या जस्टिफाई करना है। और अच्छी बात यह है कि सेंटेंस के फॉर्म में वो वर्ड दिया हुआ है, मतलब इंडिपेंडेंटली वर्ड नहीं दिया है, सेंटेंस के फॉर्म में, तो गेस करना आसान है। द वर्ड इज रेवेज्ड। अब रेवेज्ड का मतलब अगर आपको पता है तो आप सीधे ऑप्शन पे जा सकते हो, नहीं पता है तो सेंटेंस के अकॉर्डिंग गेस करो। लास्ट वीक्स रेन, पिछले हफ्ते की जो बारिश हुई थी उसने पूरी सिटी को रेवेज कर दिया है। अब आप खुद सोच के देखो, बारिश जो हुई पिछले हफ्ते की उसने सिटी को रेवेज कर दिया है, मतलब क्या होगा, क्या रीअफर्म्ड है। ये देखो रेसिडेंट है वर्ड, और ruined है। ruined का मतलब ही पता होगा आपको, बर्बाद करना, नष्ट करना, बर्बाद करना, तबाह करना, ये मीनिंग आप ले सकते हो। एंड रिट्रैक्ट, रिट्रैक्ट का मतलब होता है स्टॉप करना, मतलब स्टॉप बैक, वापस से रोकना। जैसे कंट्रोल, जैसे आप अपनी फीलिंग, कभी कभी होता है ना बहुत रोने वाले होते हैं लेकिन आप उसको कंट्रोल करते हो, अपने आप को होल्ड करके रखना, उसको रिट्रैक्ट बोला जाता है। रिट्रैक्ट रिट्रीव करने के सेंस में यूज किया जाता है, वापस से कोई चीज लाना, उस सेंस में भी आता है। रिट्रैक्ट मतलब किसी चीज को कंट्रोल कर लेना, रोक लेना, बैक कर लेना, वो आता है, ठीक है ना, याद रखना। हाँ, रीअफर्म, अफर्म का मतलब होता है कोई चीज़ कंफर्म कर देना, तो रीअफर्म का मतलब हो जाता है दोबारा से वो चीज़ कंफर्म कर देना। रीअफर्म मतलब होता है श्योर हो जाना किसी चीज़ को लेकर के। अब इम्पॉर्टेंट ये है कि हमसे सिनोनिम पूछा गया है, बस ये नहीं भूलिएगा कि आपसे सिनोनिम पूछा जा रहा है यहाँ पर, और सिनोनिम को अगर जस्टिफाई करेंगे, बता दीजिए फिर सही आंसर। कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। रेसिडेंट का मतलब अगर नहीं पता है तो भी मैं बता देता हूँ। रेसिडेंट किसी भी चीज को ना इनवैलिड करने के सेंस में आता है। रेसिडेंट मतलब होता है इनवैलिड कर देना किसी भी चीज को जो वैलिड रही हो, काम करना बंद कर देना, रिस्ट्रिक्ट कर देना, रोक देना, स्टॉप कर देना, ये भी स्टॉप के सेंस में ही आता है, ठीक है ना। अब रीअफर्म तो कंफर्म करने के लिए, तो सिटी ने रेवेज कर दिया। अब आप खुद ऑप्शंस के अकॉर्डिंग देख लोगे तो समझ में आ रहा होगा, सिटी ने ruined कर दिया, मतलब बर्बाद कर दिया शहर को, पूरे शहर को तबाह कर दिया। अच्छा एक चीज़ और ध्यान रखना बेटा, मैं आंसर तो आपसे डिस्कस करूंगा ही, जो एक्स्ट्रा वर्ड्स हैं वो मीनिंग भी डिस्कस करूंगा। आप ना इनका कलेक्शन ज़रूर बना लेना अपने पास, ठीक है। प्लस मेरे आंसर देने से पहले कोशिश करो आपका आंसर मेरे आंसर से पहले आ जाए, ये थोड़ा सा और ट्राई करना। बाकी कोई इश्यूज नहीं है, मैं डिस्कशन तो पूरा का पूरा एब्सोल्युटली कर ही लूंगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। देखिए क्या लिखा हुआ है, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन दैट कैन सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइन सेगमेंट। अच्छा अंडरलाइन सेगमेंट को, अब ये फ्रेज रिप्लेसमेंट का क्वेश्चन बन गया। अभी सिनोनिम पूछा था, देखो क्या बोल रहे हैं, नेशनल डेवलपमेंट इज डिफाइंड एज एन इम्प्रूवमेंट इन। नेशनल डेवलपमेंट का मतलब क्या है, उसको कैसे डिफाइन किया जाता है, एक इम्प्रूवमेंट की तरह से, कि एक इम्प्रूवमेंट आना चाहिए इन पीपल्स, लोगों की डेली अरेंजमेंट्स में, इसमें इम्प्रूवमेंट आना चाहिए। द प्रोविजन ऑफ फंडामेंटल नेसेसिटीज टू सिटीजन सच एज फूड, एजुकेशन, सोशल सर्विसेज, मेडिकल हेल्प एंड सो ऑन, एज वेल एज एन इंक्रीज इन पर कैपिटा इनकम। पर कैपिटा इनकम बढ़नी चाहिए, इससे पता चलता है कि इम्प्रूवमेंट हो रहा है, ठीक है ना। इम्प्रूवमेंट इन पीपल्स डेली अरेंजमेंट, या अब ऑप्शन देखो, इसको रिप्लेस करना है। डाइविंग टेक्निक, डाइविंग टेक्निक होता है पानी में छलांग लगाने की, गोता लगाने की जो टेक्निक होती है, तो इसकी बात तो नहीं करेंगे। डाइनिंग कैटेगरी मतलब ये खाने की जो कैटेगरी वर्गीकरण होता है कि लोग किस हिसाब से खाते हैं, क्या खाने के एग्रीमेंट को नेशनल डेवलपमेंट कहते हैं, बिल्कुल भी नहीं। एग्जिस्टिंग कैलेमिटीज, कैलेमिटीज का मतलब होता है आपदाएं, तो आपदाओं को एग्जिस्टिंग आपदाओं के बेसिस पे नहीं, ये भी आई थिंक एलिमिनेट हो जाएगा। लिविंग कंडीशन, हाँ ये हो सकता है, मतलब लोगों की जो लिविंग कंडीशन है उसमें अगर सुधार आता है, इम्प्रूवमेंट आता है, तो इसे नेशनल डेवलपमेंट बोला जा सकता है। करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा दैट इज ऑप्शन नंबर 4।
नाउ क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। क्या बोला गया? सेलेक्ट द वर्ड विच द करेक्ट स्पेलिंग फ्रॉम द ऑप्शंस। अच्छा, करेक्ट स्पेलिंग की क्वेश्चन है, तो आइडल्स है, आइडियल्स है, आइडल्स है, आइडल्स है। अच्छा, दे सॉ द ब्यूटिफुल ऑफ द गॉड। अब गॉड के क्या होते हैं? गॉड के आइडियल्स का मतलब आलसी होता है, ये वाला, ये आदर्श होता है। ये वाले आइडल्स मूर्तियां होता है, और मूर्तियां, ये जो आइडल्स है, इसमें अगर आप इसका प्लूरल बनाते हो तो एस लगता है, ई एस नहीं लगता, तो मूर्तियां होगा, यानी फर्स्ट ऑप्शन शुड बी द करेक्ट आंसर, ब्यूटीफुल आइडल्स ऑफ, ये वाला होगा सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ठीक है ना, जल्दी जल्दी बताते चलिएगा आप भी। क्वेश्चन नंबर 4 की बात कर लेते हैं। क्या बोला गया? सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन दैट कैन सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइन वर्ड। अच्छा, अंडरलाइन वर्ड्स को रिप्लेस करना है, फिर से रिप्लेसमेंट का क्वेश्चन है। क्या बोला जा रहा है? द ट्रैफिक सार्जेंट, सार्जेंट मतलब वही ऑफिसर की बात कर रहे हैं। ट्रैफिक ऑफिसर जो है वो प्रूव्ड थ्रू द टेस्ट, उसने टेस्ट के थ्रू प्रूव किया, सिद्ध कर दिया टेस्ट के थ्रू, दैट राज वॉज अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ड्रग्स एंड अल्कोहल। टेस्ट लिया होगा, ठीक है ना, इससे ये प्रूफ हो गया कि जो राज था वो ड्रग्स लिए हुए था या नशे में था। अब नशे में होना, ड्रग्स लेना, ये सब इंटॉक्सिकेशन की बात कर रहे हैं। अब इंटॉक्सिकेशन जैसा ऑप्शन देखो दिख नहीं रहा है, ऑप्शंस बड़े बेहतरीन दिए हुए हैं। पहला दिया हुआ है इनएब्रिएटेड, और आप मान लो कि इनएब्रिएटेड का मतलब ही होता है नशे में धुत, जिसको बोलते हैं ना, ये इनएब्रिएट मतलब पिया हुआ एकदम, बिल्कुल नशे में, बहुत तगड़े नशे में होना, ये आ जाता है इनएब्रिएटेड। दूसरा दिया हुआ है सीमनाइज्ड। अच्छा, ये बहुत अच्छा वर्ड है, सीमन से बना हुआ है, और इसका मतलब होता है पॉलिश्ड, बहुत साफ सुथरा एकदम चमकदार जो होता है ना, वो पॉलिश्ड होता है। पोनीड मतलब भी वही इम्प्रूव्ड होता है, सुधरा हुआ, सुधारा हुआ। और पोक्ड ये एक्चुअली होता है सूजा हुआ, मतलब सूजन आ जाती है फोड़े वगैरह की वजह से, जो उसको बोलते हैं पोक्ड। सूजा हुआ, फूला हुआ जो होता है ना, उसके लिए आता है। तो पोक्ड ऑब्वियसली सही ऑप्शन होगा नहीं, नशे के धुत में मतलब अल्कोहल की बात ही कर रहे हैं, तो पहला ही ऑप्शन होना चाहिए था। एग्जैक्टली आंसर तो आपको पता भी चल गया होगा, लेकिन बाकी वर्ड्स भी हो सकता है कहीं ना कहीं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में आ जाए, इसलिए मैं बाकी वर्ड भी आपसे डिस्कशन जरूर करूंगा। ठीक है, बस सीखते चलना बेटा। नाउ वॉइस का क्वेश्चन, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेसेस द गिवन सेंटेंस इन पैसिव वॉइस। पैसिव में चेंज करना है। ही डज नॉट बाय शर्ट्स। अच्छा, पैसिव में मैंने ये बोला था कि जो वर्ब आती है उसकी जगह बी रखते हैं, लेकिन एक रूल इसमें एक्स्ट्रा ये था। अब अगर मैंने ये टॉपिक डिटेल में पढ़ाया है, अगर आप इसको शॉर्ट ट्रिक की तरह से भी सीखना चाहते हो ना, कि देखते ही आंसर टिक कर पाओ, तो आपको फाउंडेशन बैच पे लेना चाहिए। तो मैं बिल्कुल रिकमेंड करूंगा, फाउंडेशन बैच प्लीज ले लीजिए, वो बहुत काम का है आपके। ठीक है ना। अच्छा, डू डज आता है तो एक्टिव से पैसिव बनाते समय उसमें इज एम आर आता है, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, और अगर डिड आता सेंटेंस में तो उसकी जगह फिर वॉज वर्ब हम रखते, और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, वॉज वर्ब के बाद थर्ड फॉर्म। ठीक है ना, तो ये दोनों आपको फॉर्मूले यहाँ पर याद रखने हैं। तो डज दिया यानी इज एम आर वाला ऑप्शन होगा, यानी वर्ब वाले जो ऑप्शंस हैं पढ़ने की भी जरूरत नहीं है पूरी। मैं तो कहता हूँ एग्जाम में ये भी टाइम मत वेस्ट करो। ठीक है ना। अब दोनों में डिफरेंस देख लो क्या है। शर्ट्स आर नॉट ब्रॉट बाय हिम, ये तो दोनों सेम दे दिए गए। अच्छा, ब्रॉट है, ओके, ये देखो कितना जरा सा डिफरेंस दिया है, मतलब मैं भी एक बार को चौंक गया कि यार दोनों ऑप्शन तो सेम हो गया एकदम। छोटा सा डिफरेंस, यहाँ बॉट दिया है और यहाँ ब्रॉट दिया हुआ है। अब ये जो बॉट है ये बाय की फॉर्म है, मतलब बी यू वाई, बाय मतलब खरीदना, है ना, इसकी फॉर्म है। और ये जो ब्रॉट दिया हुआ है ये ब्रिंग की फॉर्म है, और ब्रिंग का मतलब होता है लाना।
एक बार तो मैं भी चौंक गया कि इतना सेम कैसे हो सकता है। देखो कितना जरा सा, ये सीखने वाला पार्ट है बेटा, और ये जल्दीबाजी में गलत होने वाला क्वेश्चन है। देखो, है ना, आपने जरा सा बस ध्यान नहीं दिया, आंसर गलत हो जाएगा। तो ये चीजें सीखिए, समझिए कि आपका क्वेश्चन कैसे गलत हो सकता है और किन किन चीजों का आपको ध्यान रखना है एग्जाम देते समय। कितना जरा सा माइन्यूट सा डिफरेंस है। मतलब जल्दीबाजी में देखोगे तो हो सकता है स्क्रीन छोटी हो, या यहाँ तो मैंने इतना बड़ा करके रखा है, आप कंप्यूटर स्क्रीन पे जब देख रहे होगे तो क्वेश्चन का नोटिफिकेशन भी पूरा लिखा होगा, ऑप्शंस भी लिखे होंगे राइट साइड, उसके टिक करने वाले क्वेश्चंस भी लिखे होंगे, सेगमेंट ऊपर लिखा होगा, सब कुछ रहता है। तो ऑब्वियसली थोड़ा छोटा हो जाएगा, इसलिए ध्यान देना कि ये चीज भी वो कर सकते हैं, ये सीखने वाला पार्ट है। तो ब्रिंग यहाँ पे दिया होता तो हम ये वाला आंसर टिक करते, बाय दिया हुआ है तो इसी की फॉर्म लगाओगे, यानी ये ऑप्शन एलिमिनेटेड, फर्स्ट शुड बी द करेक्ट आंसर। देखिए कितना इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, आइडेंटिफाई द सेंटेंस दैट करेक्टली यूजेस द इनडेफिनिट आर्टिकल। और इनडेफिनिट आर्टिकल में दो वर्ड्स आते हैं हमारे, ए और एन। इनडेफिनिट आर्टिकल में ए और एन, डेफिनिट आर्टिकल में आता है द। तो द डेफिनिट आर्टिकल है, ए और एन इनडेफिनिट आर्टिकल है। क्या बोला गया है? शी परचेज्ड अ एप्पल। एप्पल का साउंड अगर आप देखोगे तो ये वॉवल साउंड से शुरू होता है, और वॉवल साउंड के साथ ए का इस्तेमाल नहीं होता, एन का इस्तेमाल होता है। ठीक है ना? अब एन वाला यानी ए वाला ऑप्शन ये खत्म हो गया, ए वाला ऑप्शन ये भी खत्म हो गया। यहाँ पे एप्पल के पहले आर्टिकल दिया ही नहीं है, जबकि ये क्वेश्चन ही इनडेफिनिट आर्टिकल का है, मतलब ए और एन होना ही चाहिए। तो ऑब्वियसली ये वाला ऑप्शन भी हम एलिमिनेट कर देंगे। शी परचेज्ड एन एप्पल इन द मार्केट विद मी। ठीक है ना? बाकी चीज़ों के बेसिस पे है ही नहीं करेक्शन, इन्हीं दोनों में हो सकता था कंफ्यूजन, और इंडेफिनिट आर्टिकल ही नहीं दिया हुआ है, कौन सा एप्पल है ये बताया भी नहीं गया। पहली बार इंट्रोड्यूस करते हैं तो ए और एन का इस्तेमाल करते हैं, इसलिए भी यहाँ एन आना चाहिए। तो करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर 2 होगा फॉर क्वेश्चन नंबर 6। नाउ 7 की बात कर लेते हैं। सेलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेसेस द गिवन सेंटेंस इन पैसिव वॉइस। अच्छा, पैसिव वॉइस का क्वेश्चन है। शी इज बिल्डिंग, वर्ब की आईएनजी फॉर्म, इसका मतलब इसको रिप्लेस करेंगे बी की आईएनजी फॉर्म से, और बी की आईएनजी फॉर्म होती है बीइंग, और इसके बाद आएगी वर्ब की थर्ड फॉर्म। मतलब ये स्ट्रक्चर आप ढूंढ लो तो आधी प्रॉब्लम तो सॉल्व हो जाएगी। देखो बीइंग दिया हुआ है, यहाँ पे बीइंग आईएनजी ही नहीं है तो ये गलत, यहाँ पे भी आईएनजी नहीं है तो ये गलत, और यहाँ पे भी आईएनजी नहीं है, लो तीनों ही गलत हो गए। बचा ही हमारा केवल एक ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। Question number 7, first one is the correct answer. Clear? सीखते चलिए। कोई भी कंफ्यूजन हो तो डिस्कस कर लेना, ऐसा कोई होने नहीं वाला कंजंक्शन यहाँ कंफ्यूजन आपको। नाउ क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं, और पूछा गया है स्पूरियस, सिनोनिम पूछा गया है। अब अगर वर्ड पता है तब तो आसान है भैया, नहीं पता है तो अच्छी बात यह है कि सेंटेंस के फॉर्म में दिया हुआ है, मतलब फायदा उठाना इन चीज़ों का। ये नहीं कि सर एंटोनिम सिनोनिम में बड़ी दिक्कत होती है तो पता चला हम अटेम्प्ट ही ना करें। अरे यार, सेंटेंस के फॉर्म में दिया है, बिना अटेम्प्ट किए, हाँ करने के बाद नहीं समझ में आया तो छोड़ो, स्किप करिए, लेकिन जबरदस्ती नहीं कि सर आता नहीं, मेंटली प्रिपेयर हो जाए कि मैं वो कैब छोड़ के ही आऊँगा, ये नहीं करना। एक बार ट्राई ज़रूर करना पहले। क्या बोला गया है? द कंपनी वॉज इंगेज्ड, कंपनी इंगेज थी किसमें? स्पूरियस ट्रेड प्रैक्टिसेस में। स्पूरियस ट्रेड प्रैक्टिस क्या होता है? देखो, इफेक्टिव मतलब होता है बहुत उपयोगी, कुछ जिसका रिजल्ट निकले, इफेक्टिव मतलब काम की। फ्रॉडुलेंट मतलब होता है फ्रॉड से रिलेटेड है ये, मतलब जाली बोल लो, फ्रॉड, धोखेधड़ी में ये बोल लो, धोखेबाजी में, धोखाधड़ी इसमें इन्वॉल्व थी। स्पेशियस मतलब जगह, बहुत ज़्यादा बड़ी जगह थी उसमें। और ट्रेंडी का मतलब होता है फैशन में थे, मतलब ट्रेंड में थी। ठीक है ना? तो अब आप खुद देखो, ऐसी प्रैक्टिसेस में इन्वॉल्व थी जो गलत थी, यही एक सेंस आ रहा है। उपयोगी प्रैक्टिसेस में इन्वॉल्वमेंट, एंगेज होना नहीं होता। हाँ, स्पिरियस का मतलब ही होता है गलत चीज़ों में, धोखाधड़ी में। धोखाधड़ी यानी करेक्ट ऑप्शन शुड बी फ्रॉडुलेंट। ऑप्शन नंबर 2 क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन होगा।
सॉरी ऑप्शन नंबर 2 होगा क्वेश्चन नंबर 8 का रादर, ठीक है ना, क्लियर रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आएगा क्वेश्चन नंबर 9 वो देख लीजिए क्या बोल रहे हैं। अगेन मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम पूछ रहे हैं एंड द वर्ड इज इंट्रीग्यूइंग। अब बताइए, ग्लोरीफाइंग, रेविशिंग, स्टनिंग, इंटरेस्टिंग, बुरी बात क्या है यहाँ पे? इससे पहले अच्छी बात आई थी, वो भी मैंने बताई थी, तो बुरी बात आएगी तो वो भी मैं बताऊंगा कि बुरी बात ये है कि ये सेंटेंस के फॉर्म में नहीं दिया है। अब अगर आपको पता है कि इंट्रिग्यू का मतलब होता है कोई भी चीज़ जो बहुत इम्पॉर्टेंट हो, बहुत अच्छी हो, जिसमें कुछ इंटरेस्ट आ जाए, इंटरेस्टिंग जो दिया हुआ है, ये इसका करेक्ट सिनोनिम होता है। इंटरेस्टिंग शुड बी द करेक्ट आंसर। अच्छा, स्टनिंग का मतलब होता है चौंकाने वाली, चौंकाने वाला। रेविशिंग का मतलब भी होता है धोखा देने वाला। ग्लोरीफाई करना मतलब होता है किसी चीज को बड़ा बताना, मतलब इंपॉर्टेंट बताना। ग्लोरीफाई करना मतलब उसको इंपॉर्टेंट बता देना, ठीक है ना। तो इंट्रीग्यूइंग जो होता है करेक्ट ऑप्शन इसका इंटरेस्टिंग होता है। इंट्रीग्यूइंग का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। नाउ क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। सिंपल सा देख के पता चल रहा है एरर का क्वेश्चन है और छोटा सा सेंटेंस दिया है। इन द फॉलोइंग सेंटेंस द फॉलोइंग सेंटेंस हैज बीन डिवाइडेड इनटू पार्ट्स, ठीक है, वन ऑफ देम में कंटेन एन एरर, ठीक है। अगर जिस पार्ट में एरर है वो ढूंढना है, अगर आपको एरर नहीं मिलती है तो नो एरर वाला आंसर। वही सिंपल सा नोटिफिकेशन, कुछ नया नहीं है। क्या बोला गया? रजनी हैड, अब इंटरफेयर इन दिस मैटर, इंटरफेयर के साथ इन आता है, इसमें कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए और यहाँ कोई गलती है भी नहीं। 10th वाले मतलब 10th क्वेश्चन के इस पार्ट में इंटरफेयर इन में तो कोई गलती नहीं। हाँ, गलती जो है वो अगर आप पहचान पा रहे हो, और सिंपल सी एरर है, बहुत जरा सी एरर है, साफ साफ दिख भी रही होगी। हैड आया है, इंटरफेयर, इंटरफेयर एक वर्ब है और जब हैड के बाद कोई वर्ब आती है तो वो वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है, या फिर वो वर्ब थर्ड फॉर्म में होनी चाहिए, है ना। अब दोनों में से कोई भी लॉजिक आप ले लो कि अगर हैड के बाद वर्ब आई है तो थर्ड फॉर्म होगी, या हैड के बाद थर्ड फॉर्म ही आती है। करेक्ट आंसर यहाँ पे इंटरफेयर नहीं होगा, इंटरफेयर्ड होना चाहिए। बस डी लगाना है एक छोटा सा, फर्स्ट वन शुड बी द करेक्ट आंसर, क्योंकि रजनी में कोई प्रॉब्लम है नहीं, हैड भी ठीक है, दिस मैटर में भी कोई इश्यूज नहीं है, ये भी सही लग रहा है। बस इंटरफेयर की जगह इंटरफेयर्ड हो जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 11 की बात करें और रीअरेंजमेंट, पिक क्यू आर एस देख के समझ में आ रहा होगा, रीअरेंजमेंट का क्वेश्चन है। अच्छा, अच्छी बात ये है, हाँ S1 S6 दिया हुआ है हमें, मतलब पहला और आखिरी प्रेफरेंस दे दिया है, तो ये हेल्प जरूर मिल जाएगा। या तो ओपनिंग ढूंढ लो, मतलब पहले से रिलेट कर लो, या लास्ट से रिलेट कर लो, और जिससे भी रिलेट हो पाया आंसर आपके सामने आ जाएगा। पहले तो पेशेंस के साथ पढ़ना, थोड़ा जल्दी जल्दी पढ़ना ऑब्वियसली, लेकिन समझते हुए। क्या बोल रहे हैं? टुडे द वर्ल्ड हैज बिकम मच स्मॉलर प्लेस, आज संसार बहुत छोटा प्लेस बन गया है, थैंक्स टू द एडवेंचर्स एंड मिरेकल्स ऑफ साइंस, साइंस के मिरेकल और एडवेंचर की वजह से। वी आर स्लोली रियलाइजिंग दैट द वर्ल्ड इज सिंगल कोऑपरेटिव ग्रुप, ठीक है। अदर रिलीजन्स हैव बिकम, अदर ऑब्वियसली रिलीजन की बात यहाँ पे कर नहीं रहे हैं, कॉर्पोरेटिव ग्रुप की बात यहाँ पर करी नहीं गई है, तो ये दोनों फिलहाल के लिए एलिमिनेट किए जा सकते हैं कि स्टार्टिंग इनसे तो नहीं होगी। अच्छा, ऑप्शंस आप देखो तो SPQ 3 से शुरू है, Q से तो होगा नहीं, तो ये पहले एलिमिनेट कर दो, क्योंकि अदर रिलीजन्स मतलब दूसरे रिलीजन दिया है, इसका मतलब कहीं ना कहीं कोई और रिलीजन भी पहले दिया होगा। हैव बीन फोर्सेज विद विच वी हैव टू रेकॉन एंड वी आर सीकिंग फॉर वेज एंड मीन्स बाय विच वी कैन लिव टुगेदर इन पीस एंड हारमोनी, ठीक है, मिलजुल के एक साथ सौहार्दता के साथ रह सकें। मिंगलिंग ऑफ पॉपुलेशन इज ब्रिंगिंग अबाउट इंटरचेंज ऑफ थॉट्स, ओके। मिंगल मतलब मिलजुल जाना, ठीक है ना। मिंगलिंग ऑफ पॉपुलेशन, मिलीजुली पॉपुलेशन की बात कर रहे हैं। फॉरेन नेशंस हैव बिकम आवर नेक्स्ट डोर नेबर्स, ओके, फॉरेन नेशंस। हाँ, अब देखो अगर आप ध्यान से, मिंगलिंग ऑफ पॉपुलेशन, यहाँ पे जो बोला गया है कि संसार छोटा सा प्लेस बन गया है, ये क्यों बोला गया है जानते हैं? क्योंकि फॉरेन नेशंस जो हैं वो हमारे नेक्स्ट डोर नेबर्स हो गए, ऐसे शुरुआत हो सकती है।
अच्छा एंड कहाँ पे होगा? वी कैन नॉट हैव रिलीजियस यूनिटी। अब अगर आप ये देखो तो रिलीजियस की बात यहाँ पे की गई थी, यानी क्यू लास्ट होना चाहिए, और क्यू लास्ट पी से तो नहीं, यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं, ये वाला एक ऑप्शन हो सकता है। एस से शुरुआत भी हो सकती है, क्यू पे एंड भी हो सकता है। ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करेंगे, फर्स्ट शुड बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर, हाँ ये ध्यान रखना, फर्स्ट यहाँ पर हमारा सही आंसर होगा फॉर क्वेश्चन नंबर 11। 12 की बात करें, अब यहाँ पे बैड आयन दिया हुआ है और मीनिंग ऑफ द गिवन ईडियम, एक ईडियम और फ्रेज का क्वेश्चन है। और बैड आयन का मतलब जानते हो क्या है? किसी के साथ जब बुरा ही होने लगे, मतलब कुछ अच्छा ही नहीं हो रहा उसके साथ, तो नो स्टीम नहीं होता, नॉट हॉट भी नहीं होता, बैड लक होता है। इसका मतलब होता है बैड लक, मतलब किस्मत का खराब हो जाना, इसको बैड आयन बोला जाता है। ठीक है ना? बैड आयन मतलब बुरी है, आयन से आप समझ लो चोट लग गई, कुछ बुरा हो गया, किस्मत खराब हो गई, उसके लिए बैड लक। ठीक है ना? करेक्ट ऑप्शन जो होता है ऑप्शन नंबर 3, किस्मत खराब होना, ये इसका मीनिंग निकलता है बैड आयन का। ठीक है? किस्मत खराब होना बैड लक को रिप्रेजेंट करता है ये। क्लियर रखना क्वेश्चन नंबर 12 का। नाउ 13 की बात करें, सेलेक्ट द सेंटेंसेस दैट कंटेन नो स्पेलिंग एरर्स। अच्छा, मतलब 4 सेंटेंसेस दिए हैं, उनमें स्पेलिंग में कुछ प्रॉब्लम्स है। अच्छा पहले तो देखते हैं कौन कौन सी स्पेलिंग में प्रॉब्लम है। द मॉल रोड ऑफ आवर सिटी इज ऑलवेज, ये क्या वर्ड दिया, टीमिंग विद स्ट्री। अच्छा ये स्ट्री गलत आ गया यहाँ पर, ये वाला तो वर्ड हटा दो, क्योंकि ऑप्शंस को देख के समझ में आ रहा है विद के बाद स्ट्रीट है, स्ट्री नहीं है। तो मेन वर्ड जिस पे फोकस किया गया ना वो ये वाली है, टीमिंग वाली। टीम का मतलब होता है भरी रहना, भीड़ जुटना। टीम मतलब इकट्ठा होने से ले लो। द मॉल रोड ऑफ आवर सिटी इज ऑलवेज टाइमिंग, टाइमिंग, टीमिंग, ये वो सही वर्ड होता है। टीमिंग इज द करेक्ट वर्ड। टीमिंग मतलब होता है क्राउडेड। ठीक है ना? भरी होना, एकदम घेरे रहना, उसको ढके रहना, ये है। स्ट्रीट के जो वेंडर्स हैं, वेंडर्स का मतलब होता है जो बेचने वाले लोग होते हैं ना, उनको बोलते हैं शॉपकीपर। छोटी छोटी दुकानें जो गुमटिमटी वगैरह लगाते हैं, या फेरी लगाने वाले, वेंडर्स का मतलब होता है फेरी लगाने वाले, मतलब फिक्स दुकान वाले जो नहीं होते हैं उनको बोला जाता है वेंडर्स। तो यहाँ होगा करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 4। 13 का फोर्थ शुड बी द करेक्ट आंसर। क्राउडेड, टीमिंग वर्ड होना चाहिए, और टीमिंग की स्पेलिंग ये नहीं होती, ये नहीं होती, ये भी डेफिनेटली नहीं होती। करेक्ट स्पेलिंग होती है टीमिंग, कलेक्टेड होना, इकट्ठा होना, और क्राउडेड हो जाना, इसके सेंस में। ना क्वेश्चन नंबर 14 में क्या पूछ रहे हैं? सिनोनिम का क्वेश्चन है। अंडरलाइन वर्ड दिया हुआ है रिस्पेक्टफुल। आई ऑलवेज एंजॉय द कंपनी, कंपनी का मतलब यहाँ पर संगत की बात कर रहे हैं, मुझे संग पसंद है रिस्पेक्टफुल टीचर्स का। अब रिस्पेक्टफुल टीचर्स मतलब एडमायरिंग, तारीफ करने वाले। डेरोगेटरी मतलब निंदा करने वाले, बुराई करने वाले। तो निंदा करने वाले तो होगा नहीं, ठीक है ना, मतलब भर्त्सना करने वाले, बुराई करने वाले। ड्यूटीफुल, सम्मानित। एंड इंसोलेंट। अब इंसोलेंट का मतलब क्या है, अगर ये पता हो तो बताओ। देखो आंसर तो हमें सही मिल गया, और सच ये है कि अगर ड्यूटीफुल पता है आपको कि ये सम्मानित के लिए आता है, रिस्पेक्टफुल का सिनोनिम है ये, तो अगर आपको बाकी ऑप्शन नहीं भी पता है तो भी आप आंसर सही टिक कर सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है ना? और अननेसेसरी टाइम वेस्ट करना भी नहीं। इंसोलेंट, इंसोलेंट का मतलब होता है वही किसी की निंदा करने वाला, बुराई करने वाला जो होता है, किसी को कमेंट करने वाला, ये आता है इसके लिए। मतलब बुराई समझ लो, निंदा समझ लीजिए, निंदा के सेंस में आता है। बेइज्जती करने वाला, उसके सेंस में। करेक्ट आंसर जो बनता है वो है ड्यूटीफुल, क्योंकि आप देखो रिस्पेक्टेबल या रिस्पेक्टफुल जो होते हैं वो ड्यूटीफुल होते हैं, सम्मानित होते हैं। ठीक है ना? सम्मान होता है जिनके अंदर, उनकी बात कर रहे हैं।
तो ऑप्शन नंबर 3 शुड बी द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 14। नाउ 15 की बात कर लेते हैं। क्या पूछा गया 15 में? सेलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड एज अ वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन फॉर द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड्स। अच्छा, ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, गेस कर लीजिए फटाफट आप। पहले क्या लिखा है? अ सेंटिमेंटल मेमोरी ऑफ द पास्ट। पास्ट से हमारा जो भावनात्मक लगाव होता है, सेंटिमेंटल मतलब होता है भाव, जिनसे हमारी फीलिंग्स जुड़ी होती है ना, भावनाएं, उस मेमोरी को क्या बोलते हैं? हिस्टीरिया मतलब होता है वाइल्ड, बहुत पागलों की तरह जो चिल्लाते हैं ना, उसको बोलते हैं हिस्टीरिया। हिस्टीरिया मतलब होता है वाइल्ड होकर चिल्लाना, पागलों की तरह चिल्लाने लगना एकदम, उसको बोलते हैं नॉस्टैल्जिया। इसको होम सिकनेस कहा जाता है। और होम सिकनेस का मतलब यही होता है कि आपके पास्ट की जो मेमोरीज हैं उनसे आपका अटैचमेंट है। तो ये सही आंसर तो होगा। मैनिया तो मतलब मैड होता है, पन की, पागलपन, उसके लिए आता है। हाँ, सन की, पागलपन के लिए आता है मैनिया। मैनिया पे कई सारे वन वर्ड्स पूछे जाते हैं, ये ध्यान रखना। बहुत सारे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के क्वेश्चंस ऐसे हैं जो पूछे जाते हैं मैनिया पे। हाँ, मैनिया वर्ड जरूर ध्यान रखना भैया, ये बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है। यूफोरिया का मतलब होता है एक्साइटमेंट, ये एक्साइटमेंट को शो करता है। एक्साइटमेंट, खुशी को, खुशी को आप जॉय भी बोल सकते हैं, है ना? तो जॉय को रिप्रेजेंट करता है एक्साइटमेंट, या खुशी को रिप्रेजेंट करता है यूफोरिया। क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर हो गया हमारा ऑप्शन नंबर 2 वाला, नॉस्टैल्जिया। मतलब पुरानी चीज़ें जो आप याद करते हैं, पुरानी चीज़ें जो आपको लगता है आपके टाइम की बहुत पुरानी चीज़ें थी, बहुत अच्छी थी बचपन के टाइम की, उन सबको बोला जाता है नॉस्टैल्जिया। अच्छा, यहाँ बोल रहे हैं इन इडियम एंड फ्रेज का क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक। अच्छा, फिल इन द ब्लैंक इन द गिवन सेंटेंस। स्वीटी हैज बिन, अच्छा यहाँ पर आना चाहिए था ब्लैंक। स्वीटी हैज बिन, यहाँ पर ब्लैंक आएगा। सिंस हर पेंटिंग वॉन फर्स्ट प्राइज, मतलब जब से स्वीटी की पेंटिंग को फर्स्ट प्राइज मिला है तब से क्या कर रही है वो? वॉकिंग ऑन एक्शेल्स, एक्शेल्स पे वॉक कर रही है। वेटिंग इन द विंग्स, मतलब पंखों का इंतजार कर रही है। पंख का, विंग्स का मतलब पंख होता है। वॉकिंग ऑन द लॉयंस डेन, डेन का मतलब गुफा होता है, शेर की गुफा में। मतलब अब ये देखो, ये जो फ्रेज है इसका मतलब होता है शेर की गुफा में जाना, मतलब वेरी ब्रेव काम करना, बहुत बहादुरी का कोई काम करना। तो बहादुरी का काम किया नहीं जो फर्स्ट प्राइज मिला है, पेंटिंग ऑब्वियसली करना। वॉकिंग ऑन एयर, इसका मतलब होता है हवा में उड़ना। हवा में उड़ना मतलब बहुत ज्यादा प्राइड, प्राउड फील करना। और ऑब्वियसली आप देखो, जब से उसकी पेंटिंग को पहला प्राइज मिला है ना, स्विफ्ट स्वीटी हवा में उड़ रही है। तो यहाँ पर सही आंसर भी हमारा ऑप्शन नंबर 4 शुड बी द करेक्ट आंसर। हाँ, क्वेश्चन नंबर 16, ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 17 की बात कर लेते हैं। क्या पूछा गया है? सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द वर्ड गिवन इन द ब्रैकेट। अच्छा, ब्रैकेट में फिल करना है, यहीं पे ऑब्वियसली ब्लैंक दिया होगा। ही बिकेम वर्बोज आफ्टर अ फ्यू ड्रिंक्स, कुछ ड्रिंक्स मतलब कुछ थोड़ी सी शराब पीने के बाद वो वर्बोज हो गया। अब वर्बोज वर्ड आप बिलीव करो, मैंने जो वोकैब इम्प्रूवमेंट का पोर्शन कराया है ना, उसमें एक पार्ट कराया है हैंडी सेंटेंसेस। उस हैंडी सेंटेंस में एक वर्ड आता है वर्बोज, और वर्बोज मैंने लिखवाया है। वर्बोज का मतलब होता है कोई भी पर्सन जो बहुत बड़बोला होता है। बड़बोला मतलब बहुत बड़ी बड़ी बातें फेंकने वाला, बहुत बातूनी जो हो जाता है ना, बहुत पटर पटर करने लगता है, उसको बोलते हैं वर्बोज। तो वर्बोज का मतलब होता है बहुत लंबी लंबी फेंकने वाला, या बहुत ज्यादा बोलने वाला, टॉकेटिव। ये छोटा सा एक पॉइंट है, लेकिन ध्यान रखना। अब आप देख लो कौन सा बात करने के लिए, बातूनी के लिए ऑप्शन दिया हुआ है।
ऑप्शन सब सारे देख लो। एग्रेसिव होना मतलब बहुत ज्यादा एंग्री होना, गुस्से में होना। डेसेसिव मतलब धोखेबाज, धोखा देने वाला, धोखेबाज लिख सकते हैं आप। अच्छा, एग्जॉस्टिव मतलब होता है थकाने वाला, ये भी ध्यान रखना। एग्जॉस्टिव का मतलब होता है थकाने वाला। और टॉकेटिव मतलब होता है बातूनी, बहुत ज़्यादा पटर पटर करने वाला। तो यहाँ भी बोला गया है वर्बोज है, इसका मतलब वो हो जाएगा टॉकेटिव। तो फोर्थ शुड बी द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 17। नाउ क्वेश्चन नंबर 18 में क्या बोल रहे हैं, फिर से देखो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का वर्ड है। अ लार्ज नंबर ऑफ फिश स्विमिंग टुगेदर। अब ये पार्ट आप बिलीव करो मैंने पढ़ाया है नाउन चैप्टर में। मतलब पढ़े हुए चीजें जब मिलती हैं ना तो खुशी कितनी मिलती है। आप देखो, एक नंबर ऑफ फिश मतलब फिश का जो ग्रुप होता है जो एक साथ स्विम कर रही होती हैं, उनको क्या बोलते हैं? और ऑब्वियसली उन्हें बोला जाता है शोल। शोल इज अ ग्रुप ऑफ फिश। अ ग्रुप ऑफ फिश, ठीक है ना। अच्छा, स्ट्रीम का मतलब तो धारा होता है, स्ट्रीम। हाँ, स्ट्रीम का मतलब नदी की जो धारा होती है ना उसको बोलते हैं। शीफ और स्ट्रिंग, स्ट्रिंग का मतलब देखो तार हो जाता है ना। स्ट्रिंग का मतलब ये एक तरह की डोरी या तार हो जाता है। हाँ, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स में आपने देखा होगा स्ट्रिंग लगती है, तो वहां पे जो तार लगाए जाते हैं ना उन्हें स्ट्रिंग बोला जाता है। हम्म। और शीफ जो वर्ड आता है ना, शीफ ये जो वर्ड है ये एक्चुअली इसको रिप्रेजेंट करते हो आप अनाज का जो ढेर होता है ना उसको समझ लो। ढेर जो होता है स्पेशली अनाज का, खेत वगैरह में आपने देखा होगा जब फसल काटी जाती है उनका जो गट्ठर बनाया जाता है ना, मतलब बंडल आप मान लो, इसको बंडल लिख सकते हो, ठीक है ना। तो करेक्ट ऑप्शन बंडल होगा नहीं, फिश का शोल होता है। फर्स्ट वन शुड बी द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 18। 19 की बात करते हैं और एंटोनिम पूछा गया। एंटोनिम यानी अपोजिट मीनिंग। अब इलोक्वेंट ये जो वर्ड होता है, इलोक्वेंट, ये लोक्यू से बना है और ये मैंने बहुत बार डिस्कशन भी किया है, फिर बता देता हूं आज। लोक्यू ये जो वर्ड होता है ये टॉकिंग को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है ना, बातचीत करने को। तो इलोक्वेंट मतलब होता है गुड स्पीकर, बहुत अच्छी बात करने वाला, अच्छे तरीके से बात करने वाला या बोलने वाला जो होता है उसको इलोक्वेंट बोला जाता है। इलोक्वेंट का मतलब ही होता है पर्सन इज, हाँ, वेरी गुड इन स्पीकिंग, बोलते ना उसमें बातें करने की कला है, उसको भी आप बोल सकते हो एलोक्वेंट। बातें करने की जिसमें कला होती है उसको एलोक्वेंट भी कहते हैं। और अगर एक इडियम एंड फ्रेज की बात करें तो एलोक्वेंट का मतलब होता है वो पर्सन जो बहुत अच्छे से बातें करता है, जैसे हम लोग इसको एक इडियम एंड फ्रेज में भी रिप्रेजेंट करते हैं। याद अगर आ रहा हो तो फटाफट बताइए। एलोक्वेंट, हाँ, इसको बोला जाता है गिफ्ट ऑफ गैब। गिफ्ट ऑफ गैब अगर लिखा जाता है ना तो इसका मतलब होता है एलोक्वेंट मतलब अच्छे से बोलने वाला पर्सन, इलोक्वेंट, गुड स्पीकर। अब स्पीकिंग की बात अगर कर रहे हैं और उसका एंटोनिम पूछा गया है तो देखो जिसके अंदर बहुत गिफ्ट ऑफ द गैप मतलब होता है जिसके अंदर बात करने की बहुत काबिलियत हो, स्किल्ड होता है। स्किल्ड स्पीकर जो होता है ना, गुड स्पीकर की जगह अगर हम स्किल्ड लिखें तो बेटर रहेगा। स्किल्ड जो स्पीकर होता है, ठीक है ना। अब मॉडेस्ट का मतलब क्या होता है? मॉडेस्ट का मतलब होता है मतलब बहुत ज़्यादा घमंडी नहीं होता, जो बिल्कुल पोलाइट होता है। मॉडेस्ट का मतलब पोलाइट समझ लो यहाँ पर। क्रूशल का मतलब इम्पोर्टेंट समझ लीजिए। इम्पोर्टेंट ये बड़ा अच्छा वर्ड है। इम्पोर्टेंट वर्ड आता है पोटेंट से, और पोटेंट का मतलब, पोटेंट मतलब होता है पावर। अब ये कैसे याद रखना, देखो आई एम श्योर आपने ओमनी पोटेंट वर्ड सुना होगा, ठीक है ना, कि जो गॉड हैं वो ओमनी पोटेंट हैं। अब ओमनी पोटेंट का मतलब होता है कि सर्वशक्तिशाली, मतलब जो कुछ भी कर सकते हैं।
पोटेंट का मतलब हो गया पावर, और ओमनी मतलब होता है ऑल, जिसके पास सब कुछ करने की पावर है। तो पोटेंट का मतलब शक्ति हो गया, एंड इम्पोर्टेंट का मतलब होता है पावरलेस, जिसके पास कोई शक्ति नहीं है, कोई काबिलियत नहीं है, वो पावरलेस। हम्बल का मतलब भी पोलाइट होता है। तो पोलाइट का तो यहाँ पे कुछ लेना देना हमारा नहीं है ना। करेक्ट आंसर जो बनता है वो बनता है इलोक्वेंट, चूंकि ये स्किल्ड हैं, इनके पास कुछ काबिलियत है। तो इसका अपोजिट होगा इम्पोर्टेंट, जिसके पास कोई पावर नहीं है, कोई काबिलियत नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 19 का करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 3। नाउ क्वेश्चन नंबर 20, इसमें क्या बोला है, फिल इन द ब्लैंक का क्वेश्चन है। ब्लैंक दिख रहा है, अ कैटल आर टू हर्ड। हर्ड मतलब होता है झुंड, और उस झुंड में कैटल मतलब मवेशी होते हैं। तो जैसे मवेशियों का हर्ड झुंड होता है, वैसे ही बर्ड्स का क्या होता है वो पूछ रहे हैं। और ऑब्वियसली देखो लिटर का मतलब, अब ये लिटर वर्ड जो है ये मैंने कब डिस्कस किया था, अभी जो फाउंडेशन बैच में चल रहा है रीडिंग का पार्ट, रीडिंग इंप्रूवमेंट मैं आजकल करवा रहा हूँ, उसमें ये लिटर वर्ड आया था। पोल्यूशन एक चैप्टर हम लोगों ने किया था, अभी जल्दी ही उसमें ये वर्ड आया है लिटर, ठीक है ना। तो लिटर का मतलब होता है कचरा, कूड़ा कचरा जो होता है उसके लिए आता है। पैक का मतलब ये भेड़ियों का झुंड होता है, भेड़ियों के झुंड को बोला जाता है पैक, ठीक है ना। और ट्रम्प कार्ड जो होते हैं ना, उनके झुंड को भी बोला जाता है, मतलब ग्रुप को। स्ट्रीक का मतलब क्या होता है, अब अगर स्ट्रीक पता हो तो बताइए। फ्लॉक का मतलब भी होता है झुंड, लेकिन ये झुंड होता है बर्ड्स का। तो करेक्ट आंसर तो यहाँ पर फ्लॉक ही होगा। और फ्लॉक वर्ड मैंने डिस्कस किया है, अगेन जहाँ पे कलेक्टिव नाउन डिस्कशन किया हुआ है वहीं पर आपको ये फ्लॉक वर्ड पढ़ने को समझने को मिल जाएगा। हाँ, ये वर्ड वहां पे डिस्कशन हुआ है, ठीक है ना, याद रखिएगा। हम्म, अच्छा, स्ट्रीक का मतलब होता है थोड़ा सा आप अगर सेंस समझो कि जैसे जब झुंड में दौड़ रही हो कुछ जानवर वगैरह, स्ट्रीक, स्ट्रीक मतलब होता है रनिंग टुगेदर, एक साथ जब रन करते हुए एनिमल होते हैं ना, रनिंग टुगेदर, उनको बोला जाता है स्ट्रीक। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर फ्लॉक होगा, क्वेश्चन नंबर 20 का ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा, राइट। और अब जो पोर्शन आएगा, इसके बाद जो पोर्शन आता है, ये आता है हमारा कॉम्प्रहेंशन का पोर्शन। मतलब पूरा का पूरा एक पैसेज दिया होगा, उसमें कुछ ब्लैंक्स दिए हैं, और ऑप्शन आपको हर एक ब्लैंक के लिए डिसाइड करना है। थोड़ा सा बड़ा है, ध्यान से पढ़ेंगे तो आराम से आएगा समझ में। ये पहला ब्लैंक यहाँ पर दिया हुआ है, दूसरा ब्लैंक यहाँ पर दिया हुआ है, तीसरा यहाँ दिया हुआ है, चौथा वाला ये है, और पांचवा ब्लैंक यहाँ पर है, ठीक है ना। थोड़ा सा दूर दूर दिए हुए ब्लैंक, लेकिन समझते हैं। ऑल स्टेट यूनिवर्सिटीज, हर स्टेट की जो यूनिवर्सिटीज हैं, एंड कॉलेजेस इन उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश में जितने भी स्टेट में यूनिवर्सिटीज हैं और कॉलेजेस हैं, वन ऑफ द ब्लैंक लिखा है इन इंडिया। अच्छा, उत्तर प्रदेश के लिए यार है वन ऑफ द इन इंडिया, वन ऑफ द स्टेट्स इन इंडिया बोल सकते हो, उत्तर प्रदेश जो कि इंडिया का स्टेट्स है। विल नाउ ब्लैंक लिखा है अ सेव वाटर रिचुअल, रिचुअल का मतलब एक रिवाज है, रीति रिवाज जो होते हैं ना उनको रिचुअल कहते हैं। अब उसमें विल नाउ, नाउ का मतलब अब, वहां पर एक सेव वाटर रिचुअल जो होगा वो विल नाउ फॉलो, फॉलो हो सकता है यहाँ पर, है ना। एक रिचुअल को फॉलो करेंगे। नेम क्या दिया गया उसका, जल भरो। अब जल भरो एक रिचुअल लाया जा रहा है इन प्लेस ऑफ लैंप लाइटिंग, ओके, मतलब दीप जलाकर जो प्रज्वलित करके जो इनॉग्रेट किया जाता था एनुअल कॉन्वोकेशन को। कॉन्वोकेशन मतलब वही जो वार्षिक उत्सव होते हैं, वार्षिक जो प्रतियोगिताएं होती हैं, या जो भी उनके टर्म्स होते हैं, उनके सेरेमनीज होती हैं, उनको इनॉग्रेट करने के लिए पहले लैंप जलाया जाता था। अब उसकी जगह बोल रहे हैं जल भरो, ये एक रिचुअल फॉलो किया जाएगा। द गवर्नर ऑफ द स्टेट, स्टेट के गवर्नर मतलब यूपी के जो गवर्नर हैं, हु इज ऑल्सो चांसलर ऑफ स्टेट यूनिवर्सिटीज, जो यूनिवर्सिटी होती है स्टेट में उसमें चांसलर होते हैं वही। इंस्ट्रक्टेड, उन्होंने क्या इंस्ट्रक्शंस दिए हैं,
that every university and college in the state should install, क्या इंस्टॉल करना पड़ेगा उनको, रेन वाटर हार्वेस्टिंग प्लांट। मतलब बारिश का जो पानी होता है उसका संरक्षण करने के लिए, उसको शुद्ध करने के लिए एक प्लांट लगाया जाता है, वो हर एक यूनिवर्सिटी में होगा। ऑन इट्स कैंपस, अपने कैंपस में। अच्छा, सीखने वाला पार्ट दिखाता हूँ आपको। कैंपस के साथ द फिक्स प्रपोजिशन इज नेवर इन, इट्स ऑलवेज ऑन द कैंपस होता है। ये पार्ट याद रखना बड़ा इंपॉर्टेंट है। फिर जल भरो सिग्निफाइज, ब्लैंक लिखा है, द विजन ऑफ जल शक्ति, जल शक्ति के विजन को सिग्निफाई करता है। दिस सेरेमनी सिंबलाइजेस द, ब्लैंक लिखा है, इम्पॉर्टेंस, ठीक है ना, ऑफ, कोर इंपॉर्टेंस हो सकता है क्या, वाइटल इंपॉर्टेंस हो सकता है क्या, ऑफ वाटर कंजर्वेशन की जो इंपॉर्टेंस है उसको दिखाता है, सिंबलाइज करता है, ठीक है ना, ये सेरेमनी। अच्छा, वेयर एज द लैम्प लाइटिंग सेरेमनी सिंबलाइजेस रिमूविंग डार्कनेस थ्रू एजुकेशन एंड स्प्रेडिंग द लाइट ऑफ लर्निंग। लैम्प लाइटिंग जो होती थी वो अंधेरे को मिटाने के लिए उसका सिंबल होती थी, कि एजुकेशन के थ्रू आप अंधेरे को मिटा सकते हैं, वो उसका सिंबल होती थी, ठीक है ना, लर्निंग की लाइट को फैलाने के लिए था। इट इज रियली अ इनिशिएटिव। अब ये इनिशिएटिव कैसा है, मतलब राइटर क्या सोच रहा है कि अच्छा इनिशिएटिव है कि बुरा है, वो बताया जा रहा है। एवरी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट इन इंडिया शुड एंश्योर टू सेव एंड रिचार्ज ग्राउंड वाटर, पानी को बचाना चाहिए और कमी जो हो गई हो पानी की, जो निकल आता है ज़मीन से, उसको पूरा करना, रिचार्ज करना है, बाय इंस्टॉलिंग रेन वाटर हार्वेस्टिंग प्लांट। दीज काइंड ऑफ इनिशिएटिव्स प्रोवाइड अवेयरनेस ऑफ यूजिंग एंड सेविंग वाटर। द एलिक्सर, देखो कितना बेहतरीन वर्ड आया, एलिक्सर का मतलब होता है अमृत, जो जिंदगी का अमृत है, वाटर को बोला जा रहा है, उसको इनिशिएट करने के लिए बोल रहे हैं, अवेयरनेस यूज करने की और सेव करने का, ये एक इनिशिएटिव लिया जा रहा है। मतलब इट इज़ अ गुड इनिशिएटिव, ऐसा कुछ आएगा क्योंकि राइटर्स को सपोर्ट कर रहा है। अब अगर ऑप्शंस के थ्रू हम बात करें, वन बाय वन ऑप्शंस देख लीजिए। पहले ब्लैंक के लिए जो ऑप्शन है, ऑल स्टेट यूनिवर्सिटीज एंड कॉलेज इन उत्तर प्रदेश, वन ऑफ के बाद जो आता है ना, वो देखो मोर होगा नहीं, वन ऑफ के बाद ना सुपरलेटिव डिग्री आती है, बिगेस्ट स्टेट्स, बिग होगा नहीं, बिगर होगा नहीं, ये सब ऑप्शन एलिमिनेटेड। अब ये पार्ट मैंने पढ़ाया है, जब प्रोनाउन पढ़ाया है उस समय ये पार्ट डिस्कस किया हुआ है। वन ऑफ के बाद आने वाला एडजेक्टिव इन सुपरलेटिव डिग्री, बिगेस्ट स्टेट्स हो जाएगा। अच्छा, सेकंड ब्लैंक भी इसमें है क्या, हाँ यहाँ पे, अच्छा, जो कि सबसे बड़े स्टेट्स में से एक है, विल नाउ ऑर्गेनाइज। अच्छा, विल लगा है तो विल के बाद हैव, विल के बाद ऑर्गेनाइजिंग आईएनजी फॉर्म, मैनेजिंग आईएनजी फॉर्म तो नहीं आएगा। विल नाउ ऑर्गेनाइज या विल नाउ हैव मैनेज्ड, नहीं, हैव मैनेज्ड, रिचुअल को मैनेज कहाँ किया जाता है, ऑर्गेनाइज किया जाता है। विल नाउ ऑर्गेनाइज आ सेव वाटर रिचुअल, यस, फॉलो करेगा मतलब ऑर्गेनाइज किया जाएगा। अच्छा, द गवर्नर ऑफ द स्टेट हु इज ऑल्सो चांसलर ऑफ स्टेट यूनिवर्सिटीज इंस्ट्रक्टेड दैट एवरी यूनिवर्सिटी एंड कॉलेज इन द स्टेट शुड इंस्टॉल, अरे यार यहाँ तो ब्लैंक ही नहीं है, ब्लैंक, अच्छा इधर दिया हुआ है, ओके। जल भरो सिग्निफाइज, क्या सिग्निफाई करता है, होल्डिंग, प्रोसीडिंग, मूविंग या स्ट्रेंथनिंग द विजन ऑफ जल शक्ति। जल शक्ति के विजन को मूव करता है, मूव तो खैर नहीं होगा, होल्ड करता है, प्रोसीड करता है, स्ट्रेंथनिंग, स्ट्रेंथनिंग का मतलब होता है उसको मजबूती देना, स्ट्रेंथ का मतलब होता है ना मजबूती, तो स्ट्रेंथनिंग करना मतलब उसको और ज्यादा मजबूत करने के सेंस में आता है। गेस करिए फटाफट जल्दी से, क्या होना चाहिए सही आंसर, जल्दी से बता सकते हैं, बहुत सिंपल सा है ये, क्विकली। ऑब्वियसली उसको मजबूती देने की बात कर रहे हैं, हाँ, स्ट्रेंथनिंग होना चाहिए, बिल्कुल सही बात है। प्रोसीडिंग नहीं होगा, प्रोसीडिंग मतलब प्रक्रिया की बात कर रहे हैं, एंड होल्डिंग भी नहीं होगा, प्रोसीडिंग, स्ट्रेंथनिंग शुड बी स्ट्रेंथनिंग द विजन ऑफ जल शक्ति, जल शक्ति के विजन को सिग्निफाई करता है। दिस सेरेमनी सिंबलाइजेस द, ओके, इम्पॉर्टेंस, कंप्लीट इंपॉर्टेंस, टोटल इंपॉर्टेंस, शेयर, शेयर का मतलब होता है ज्यादा, और इमेंस का मतलब होता है बहुत ज्यादा, इमेंस मतलब बहुत बड़े सेंस में, हाँ, करेक्ट आंसर, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है मतलब
इमेंस इंपॉर्टेंस इसको रिप्रेजेंट करेंगे। इमेंस, बाकी सब ऑप्शन आप देख लो एलिमिनेट होने वाले हैं। शेयर इंपॉर्टेंस होता नहीं है, सिंबलाइजेस द शेयर इंपॉर्टेंस। शेयर वॉल्यूम होता है, मतलब जैसे पानी की मात्रा अगर ज्यादा है तो शेयर वॉल्यूम उसको हम लोग बोल सकते हैं, ठीक है ना, याद रखना। इमेंस का मतलब होता है ढेर सारा, बहुत ज्यादा। बहुत ज्यादा लिख लें तो इसके साथ मैच करेगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है ये बताते हैं, ठीक है ना। तो 24 का ऑप्शन नंबर इमेंस हो जाएगा। और 25 वाला जो बचता है, इट इज रियली अ, अच्छा गुड तो ऑप्शन दिया नहीं है। लोअर इनिशिएटिव नहीं, लाउडर, लाउडर देखो कंपैरेटिव डिग्री अगर दी होती, कंपैरेटिव डिग्री अगर सही होती तो कहीं ना कहीं आगे देन जैसा कुछ दिया होता, लोअर या लाउडर के साथ देन होना चाहिए था, वो तो दिया नहीं है हमें, है ना। तो इसका मतलब ये वाला ऑप्शन तो आप एलिमिनेट कर सकते हो, दोनों ही ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएंगे 2 और 4 वाले। बचे क्या, लेबल, एक लेबल लगा देना, मतलब उसको एक नाम दे देना। आई एम श्योर इट इज अ रियली लेबल्ड इनिशिएटिव। एक लेबल लगाया हुआ मतलब स्टिकर लगाया हुआ तो है नहीं, तो यह लाउडेबल मतलब प्रेज्ड करने वाला, मतलब अच्छा इनिशिएटिव, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छा है, वेरी गुड के सेंस में आप यूज कर सकते हैं, मतलब जिसकी कुछ इंपॉर्टेंस हो। इट इज लाउडेबल मतलब है यहाँ पे इंपॉर्टेंट समझ लो, ऐसे, ठीक है ना। तो ये हमारे आज के 25 क्वेश्चंस हुए। आई होप कुछ नए वर्ड सीखने को मिले होंगे, कुछ रिवीजन हुआ होगा, कुछ की प्रैक्टिस आई होगी, और तैयारी जो आपकी है ना उसमें एक स्टेप आप और आगे बढ़ोगे जब आप इस पेपर को पूरा लगा लोगे। तो ऐसे कर करके पेपर जरूर लगाते चलिए बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट हैं ये चीज़ें, ठीक है। बाकी कंटिन्यू तो रखेंगे इस सेगमेंट को अभी हम लोग, जब तक आपका पेपर नहीं हो जाता। आपका काम है पेपर को ऑनेस्टली लगाना, और लाइक शेयर सब्सक्राइब करके हम लोगों को भी मोटिवेशन दीजिए, और कलेक्शन अपने पास ज़रूर रखिएगा, वर्ड्स का कलेक्शन रखिए, रूल्स को करेक्ट करिए अपने पास, उनका इस्तेमाल आपको एग्जाम में करना है, वो चीज़ें तैयार ज़रूर रखिए, ठीक है। चलिए मिलेंगे एक और पेपर के साथ अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट, प्रैक्टिस करिएगा एग्जाम्स के लिए, ऑल द वेरी बेस्ट, तैयारी अच्छे से कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच जुड़ने के लिए, लाइक शेयर प्लीज़ कर लीजिएगा। मिलते हैं अगली क्लास में, टेक केयर बेटा, टेक केयर।